अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैंने सोचा कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर तालीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो तो वो पाकिस्तान के लिए कैसे फैसले करेगी, वो पाकिस्तान की तालीम के लिए कैसे फैसले करेगी। इसके लिए मैंने 3 किस्म के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया है, डीप सीक, ग्रॉक 3 और उसके साथ-साथ चैट जीपीटी। इनके सब के दोनों के चैट जीपीटी और ग्रॉक 3 के परचेज़्ड वर्जन मेरे पास हैं, जिन पर मैंने एक ही किस्म का प्रॉम्प्ट डाला और इनसे पूछा कि आप इसे क्या तरजीह देते हैं। तो मज़े की बात यह है कि ग्रॉक 3 ने एजुकेशन को दूसरे नंबर पर रखा, जबकि चैट जीपीटी और डीप सीक ने कहा कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़े मसाइल हैं, उनमें जो नंबर 1 मसला है, वो एजुकेशन का है। तो इस लिहाज से एवरेज अगर किया जाए, तो पाकिस्तान का अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम है वो एजुकेशन है और इसे हमें हंगामी बुनियादों पर सॉल्व करना होगा अगर हमने पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, वरना हम इसी तरीके से चलते रहेंगे जिस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो चलते हैं एआई की तरफ, एआई मिनिस्टर की तरफ, एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ, वो हमें क्या करने का कह रहा है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को मैं टच करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एआई ने कहा कि मेरी जो पहले नंबर की प्रायोरिटी होगी वो होगी कि जो पाकिस्तान में तकरीबन 22 मिलियन 2.2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनके लिए मैं एलिमिनेट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन प्रोग्राम शुरू करूंगा। और उस प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म के प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लिया जाएगा, कंपनीज बनाई जाएगी और हमारी कोशिश होगी कि इन बच्चों को हम स्कूल्स में लेके आएँ। हम ऐसी कम्युनिटीज़ बनाएंगे जो इन बच्चों को स्कूल्स में लेकर आएंगी। मैंने इन बच्चों को सबसे पहले स्कूलों में लेके आना, तो ये उसकी पहले नंबर की प्रायोरिटी है। हमारे उम्मीद है कि मिनिस्टर भी सुन रहे होंगे। दूसरे नंबर की जो प्रायोरिटी एआई ने बताई वो ये है कि मैं एक नेशन वन करिकुलम की तरफ जाऊंगी। सारा का सारा मॉडर्न चेंज किया जाएगा और इस पर हम कुछ अर्सा पहले काम कर भी चुके हैं, हमारी कुछ हुकूमतें इस पर काम कर भी चुकी हैं। तो यूनिफाइड नेशनल करिकुलम होगा, यूएनसी होगा। पाकिस्तान में भांत-भांत के करिकुलम्स नहीं पढ़ाए जाएंगे। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। पाकिस्तान में एक ही एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो एक ही किस्म का कोर्स पढ़ाएगा और वही सब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उस कोर्स में जो बेसिस होंगी एआई के मुताबिक, वो होगी क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। उस कोर्स में जो बेसिस होंगी एआई के मुताबिक, जो फ्यूचर में ज़रूरत है, वो होगी स्टीम ट्रेड्स की तरफ, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड एम से क्या बनता है आप बताएंगे, आप कमेंट्स में डालकर बताएंगे कि एम से क्या बनता है। उसमें एथिक्स पढ़ाई जाएंगी, उसमें सिविक सेंस पढ़ाई जाएगी, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिकल की तरफ एआई का रुझान है। एआई ने यह भी बताया कि सारा कोर्स एक लैंग्वेज में होगा और वो होगा उर्दू लैंग्वेज। इंग्लिश को एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ आप अपनी मदर टंग में भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, एआई का ये कहना है। तो या तो कुछ कोर्सेज आप मदर टंग में लेकर आएँ और बेसिक कोर्सेज जो हैं वो उर्दू में लेके आएँ, जो कि मदर टंग में उस तरीके से जल्दी हम नहीं लेके आ सकते। लेकिन आपको इंग्लिश के चक्कर से निकलना होगा अगर आप पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में ऊपर लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ हमने बाहर से कनेक्ट रहना है। ऐसा नहीं है कि हमने अपने बच्चों को आइसोलेशन में पढ़ाना है, बल्कि लोकल कल्चर और ग्लोबल स्किल्स को कनेक्ट करना है। एआई के मुताबिक जब तक आप अपने लोकल कल्चर पर फख्र नहीं करेंगे और साथ अपने लोकल कल्चर को प्रेजेंट नहीं करेंगे ग्लोबल विलेज के सामने और उनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप इन चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते। एआई का ये भी कहना है कि आपको आईबी की तर्ज पर और कैम्ब्रिज की तर्ज पर कुछ कोर्स डिज़ाइन करना पड़ेगा, ताकि उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्किल्स जो हैं वो भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जितने कि हम ग्रेड्स को लेकर चलते हैं। टीचर्स के लिए एक आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। यही कहती है टीचर रेवोल्यूशन लानी पड़ेगी। आपको टीचर की तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, आपको उनकी सैलरी, उनकी ट्रेनिंग्स लेकर आने पड़ेंगे। साथ साथ एक रिस्पेक्ट का कल्चर टीचर्स के लिए लाना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरिट पर टीचर्स आएंगे तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आती जाएंगे। आपको एक नेशनल टीचर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लॉन्च करना पड़ेगा, जो कि तमाम टीचर के एग्ज़ाम ले और उनको लाइसेंस दें। पाकिस्तान में टीचिंग के लिए लाइसेंस होना चाहिए और हम अभी अगर ये सिस्टम अप्लाई करते हैं तो हम टीचर्स को चाहे 1.5 साल दे दें, 2 साल दे दें कि आप तैयारी करें, बार-बार एग्ज़ाम में आएँ और अपने आप को इम्प्रूव करें और इस एग्ज़ाम से अपने आप को वेरीफ़ाई करा कर हमारे पास आएँ, ये एग्ज़ाम लेकर आएँ।
इस एग्ज़ाम के बगैर कोई भी इंसान टीचर कम से कम पाकिस्तान में नहीं बनना चाहिए। उसके साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट में टीचर एक्सीलेंस एकेडमीज़ बनानी चाहिए, जो कि टीचर्स को ट्रेन करें, जो कि टीचर्स को लेटेस्ट चीज़ों के बारे में बताएं, जिसमें थिंक टैंक्स हों, जो कि बताएं कि हमें फ्यूचर में एजुकेशन को किस तरफ हमने लेकर जाना है। तो हमारे पास इस किस्म के जो थिंक टैंक्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मौजूद होने चाहिए। उसके साथ आगे चलते हैं, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं, डिजिटल एजुकेशन को लेकर आनी है, क्योंकि हम इजीली उसे प्रमोट कर सकते हैं वहाँ पर भी जहाँ पर हमारे पास स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मसलन हमें एक ऐसी ऐप बनानी चाहिए जिसका नाम मे बी आप पाक लर्न रख दें, जो कि हर मोबाइल पर मौजूद हो, और ये बिल्कुल वैसी ही ऐप हो जैसी कि इंडिया ने रिसेंटली बनाई है, जिसे दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा उर्दू में अगर मैं कहना चाहूँ, डिजिटल ई लर्न पोर्टफोलियो है, पोर्टल है टीचर्स के लिए। इसमें टीचर्स बैठ के अपने लेसन प्लान्स बनाते हैं, उनको लेसन प्लान्स के लिए, क्योंकि एक ही कोर्स है तो सबने एक ही जैसे लेसन प्लान्स बनाने हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म का डाटा वहाँ पे मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं, इमेजेस मिलते हैं, वीडियोस मिलती हैं, फिर उनकी ट्रैकिंग की जाती है, इन्होंने कितना पढ़ाया है, उनको देखा जाता है कि इन्होंने किस तरीके से किया जाता है, बच्चों की अटेंडेंस उसमें आती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इस सॉफ्टवेयर में आ रही है। आप इस सॉफ्टवेयर की जो वीडियो है वो जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दीक्षा की आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, इसे ज़रूर हमें रिसर्च करना चाहिए, पाकिस्तान के थिंक टैंक्स को जाकर इस सॉफ्टवेयर को देखना चाहिए, मैंने बहुत देखा है, और इस जैसे सॉफ्टवेयर हमें लॉन्च करने चाहिए ताकि हमारे टीचर्स के लिए आसानी हो और वो सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर उनको मिल जाएं। डिजिटल एजुकेशन और एक्सेस देनी चाहिए, जैसा मैंने आपको दीक्षा की बताई, वहाँ इसी तरीके से टीचर्स को आप ट्रैक भी कर सकते हैं, लेकिन उनको रिसोर्सेज भी दे सकते हैं कि वो चीज़ें बनाएं, अपने लेक्चर्स को अच्छे तरीके से करें, और फिर उनको फीडबैक भी बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से मिले कि क्या वाकई बच्चे को समझ आई। लेकिन उसके साथ साथ हमें स्मार्ट क्लासरूम्स की तरफ भी जाना पड़ेगा, हमें गूगल क्लासरूम्स की तरफ भी जाना पड़ेगा, हमें बच्चों को मोबाइल पर भी सिखाना पड़ेगा। तो ऐसी जगहों पर भी हमें कुछ, जिसे इंटरनेट डार्क जोन्स कहते हैं, वहाँ पर ऑफलाइन कंटेंट भी देना पड़ेगा, हमें इस तरफ भी सोचना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में बहुत से लोग इस किस्म की एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, कर चुके हैं और बना भी चुके हैं। जी हाँ, मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन हम उनको अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे। साथ साथ एआई ने ये कहा कि जो एजुकेशन है उसमें आर्ट्स और उसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसको इम्प्रूव किया जाए और स्किल और वोकेशनल एजुकेशन लेकर आए। पाकिस्तान में आपको टेक्निकल स्किल्स के बगैर स्कूल्स नहीं चलाने चाहिए, उनमें कोडिंग हो, रोबोटिक्स हो, उनमें चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाई जाए, बच्चों को डिज़ाइन थिंकिंग सिखाई जाए, सारी चीज़ें एआई ने बताई हैं। ग्रेड 6 के बाद ये सारी चीज़ें, कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, रोबोटिक्स और मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस तो खैर मेरे ख्याल में 13 साल से पहले सिखानी चाहिए, क्योंकि 13 साल के बाद लैंग्वेज का सर्किट जो है वो बहुत मैच्योर हो जाता है, उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो जिस बच्चे को भी कोई लैंग्वेज सिखानी है वो हमेशा हर स्कूल को 13 साल से पहले सिखानी चाहिए। और उसके साथ वोकेशनल और एकेडमिक्स को इकट्ठा करना चाहिए, यानी आप बच्चे को इंग्लिश, मैथ, साइंस भी पढ़ाएं, लेकिन साथ उसको इलेक्ट्रिशियन की भी तरबियत दें, और हो सकता है कि वो आगे हाथ से काम करता करता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरफ चला जाए। तो हमें वोकेशनल कॉलेजेस को भी स्कूल का हिस्सा बनाना होगा। एजुकेशन गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी पड़ेगी। हमें जो बोर्ड्स हैं वो तो हमारे ऑटोनोमस हैं, लेकिन उनको और ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, और चीज़ों को डिजिटाइज करना पड़ेगा, एडमिशन्स को, रिजल्ट्स को, और स्कूल इंस्पेक्शंस जो हैं, जो क्वालिटी इंश्योरेंस का मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मुझे पता है ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं हो रही। तो जो क्वालिटी इंश्योरेंस है उसे स्कूलों में लेके आना पड़ेगा, ताकि वो बार बार आके स्कूलों के ऑडिट करे। स्कूलों के परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स बनने चाहिए, जो कि हर स्कूल की परफॉर्मेंस बता रहा हो, और वो जो परफॉर्मेंस है वो इंडिपेंडेंट अदारा यानी क्वालिटी इंश्योरेंस के अदारे की इनपुट के साथ बन रही हो, ताकि सबको ये अंदाज़ा हो कि ये स्कूल को जो जज कर रहा है, जो इसके पैरामीटर्स दे रहा है, वो थर्ड पार्टी है, वो खुद अपने आप को नहीं दे रहा है। उसके साथ साथ बच्चों की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। हमें उनके जो मेंटल हेल्थ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली मैं जब बच्चों को देखता हूँ जो मेरिट के लिए और ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में, चाहे वो मैट्रिक में हो, इतना ज़्यादा बच्चे काम कर रहे हैं कि मेरे नज़दीक हमारे बच्चे 25 साल के बाद बहुत सी, आपको शायद मुझसे इत्तेफाक ना हो, लेकिन दिमागी बीमारियों का शिकार होने जा रहे हैं। हमें इसको सोचना है, हमें अभी देखना है कि ये इतना जो हर वक्त फोकस मोड में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, इसका कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी उम्र में जाकर इसका असर आएगा। इसलिए हमें बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लाना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ लाना है, हमें काउंसलर्स रखने हैं जो बच्चों को काम डाउन करें, हमें उनको मेंटल हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में बताना है कि क्या खाना है, किस तरीके से खाना है, और बहुत ज़्यादा महंगे सोल्यूशंस नहीं होंगे, बड़े सस्ते सोल्यूशंस होंगे। हमें स्पोर्ट्स की तरफ, फिजिकल एजुकेशन मस्ट है किसी भी स्कूल में।
अगर कोई स्कूल फिजिकल एजुकेशन नहीं करवा रहा तो वो क्रिमिनल स्कूल है, वो बच्चे के साथ जुल्म कर रहा है, क्योंकि बच्चे की जो फिजिकल हेल्थ है वो ही फ्यूचर में आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितने थिंक टैंक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि एआई जितनी स्पीड से कॉग्निटिव टास्क ले रही है, आपके बच्चे की जहानत का मुस्तकबिल में शायद उतनी वैल्यू ना हो जितनी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और उसके करेक्टर की वैल्यू होगी। तो फ्यूचर के जो इंटरव्यूज होंगे वो आपकी फिजिकल हेल्थ पर होंगे, वो आपके करेक्टर पर होंगे कि इस आदमी में ईमानदारी कितनी है, इस आदमी में सच्चाई कितनी है, इसमें लीडरशिप की क्वालिटीज कितनी है, इसमें सिविक सेंस कितनी है, ये अच्छा शहरी कितना है, ये हाथों से कितना काम कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसकी बेसिस पर लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर हम ये सोचते रहेंगे कि आज जिस तरह मेरिट हमारे मुल्क में चल रहा है हमेशा मेरिट रहेगा, तो आज से 3 साल पहले एआई भी नहीं थी, और अब जितनी तेज़ी से एआई आ रही है तो एआई बहुत अच्छे लेसन्स लिख सकती है, बड़े अच्छे मजमून लिख सकती है, बड़े अच्छे सवाल सॉल्व कर सकती है। गोया के मैथमेटिक्स में अभी भी उसको मसले आते हैं लेकिन वो कवर कर लेगी। तो हमें शायद फ्यूचर में उतने ज़्यादा नंबर जो है बच्चों की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम ये देखेंगे कि इसका कैरेक्टर कितना अच्छा है, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ कितनी अच्छी हैं, और ये फिजिकली कितना फिट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको हम हायर करेंगे तो ये 25 साल के बाद ही ब्लड प्रेशर की गोलियां खाना शुरू कर देगा और हमें मुस्तकबिल में एक हमारे ऊपर टोटल बोझ बनकर रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको एआई एजुकेशन मिनिस्टर की जो सिफारिशात हैं वो पसंद आई होंगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एआई से हम और भी बहुत सी चीज़ें पूछेंगे, अपने मुल्क के हालात पूछेंगे। एआई को मुख्तलिफ वज़ीर बनाकर भी हम उनकी चीज़ें उनसे डिस्कशन करेंगे कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ वजारतों में काम कैसे हो सकता है, क्योंकि हम मुल्क का थिंक टैंक है और हम मशवरा देते हैं कि मुल्क में किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए।